सोचिए, आपका किसी से झगड़ा हुआ, मान लीजिए पैसे के लेन देन का। आप अदालत गए, केस किया, फैसला आया। फिर कुछ दिन बाद आप सोचते हैं, अरे यार, उस झगड़े से जुड़ी एक और बात तो रह ही गई, चलो एक और केस करते हैं। फिर शायद एक और। कैसा लगेगा अगर एक ही मसले पर बार बार अदालत के चक्कर काटने पड़े? मतलब ये सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी मामलों का जो कानून है, वो ऐसी उलझनों से बचाने के लिए ही कुछ कायदे बनाता है। आज हम इसी तरह के एक बहुत महत्वपूर्ण नियम पर बात कर रहे हैं, सीपीसी का आदेश 11 नियम 2 ऑर्डर 2 रूल 2। सुनने में थोड़ा सा ये तकनीकी लगता है ना, लेकिन इसका सार बड़ा सीधा है। अगर एक झगड़े से जुड़े आपके सारे दावे हैं, तो भाई उन्हें एक ही बार में, एक ही मुकदमे में निपटा लो। हमारे पास इस पर कुछ कानूनी दस्तावेजों के अंश हैं, अदालती फैसलों के उदाहरण भी हैं, और हाँ, खुद सीपीसी का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो भी है। तो हमारा मिशन आज क्या है? हम समझेंगे कि ये नियम आखिर कहता क्या है, क्यों बनाया गया है, ये वाद आरण, कॉज ऑफ एक्शन, ये क्या बला है जिस पर यह टिका है, और सबसे जरूरी, आम आदमी के लिए या किसी कानूनी मामले में फंसे व्यक्ति के लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये आदेश आई नियम 2 आखिर है क्या? इसका बिल्कुल मूल आइडिया वो क्या है? देखिए, इसका मूल आइडिया बहुत सीधा और तार्किक है। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का, जिसे हम वादी या प्लेंटिफ कहते हैं, उसका किसी दूसरे व्यक्ति यानी प्रतिवादी या डिफेंडेंट के खिलाफ कोई दावा बनता है और वो दावा किसी एक वाद कारण यानी झगड़े की मूल वजह से पैदा हुआ है, तो उस वादी को उस एक वाद कारण से जुड़े सारे दावे एक ही मुकदमे में पेश करने चाहिए। और नियम का जो उपनियम 2 है वो कहता है कि अगर वादी जानबूझकर अपने दावे का कोई हिस्सा छोड़ देता है, मतलब उस पे दावा नहीं करता, तो बाद में वो उस छोड़े हुए हिस्से के लिए अलग से मुकदमा दायर नहीं कर सकता। बात वहीं खत्म। अच्छा, यानी एक तरह से ये नियम कहता है, जो मांगना है एक बार में मांग लो, बार बार किश्तों में नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? इसका मकसद क्या है? ऐसा नियम क्यों बनाया गया? इसके कई मकसद हैं। देखिए, सबसे पहला तो यही कि भाई प्रतिवादी को बेवजह परेशान होने से बचाया जाए। सोचिए ना, एक ही मसले पर कोई आप पर बार बार केस करता रहे तो कितनी दिक्कत होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरा, इससे अदालतों का कीमती वक्त बचता है। अगर एक ही झगड़े के 10 टुकड़े करके 10 केस दायर होंगे तो सिस्टम पर कितना बोझ बढ़ेगा। सही बात है। और तीसरा, इससे वो जो विरोधाभासी फैसले होते हैं उसका खतरा कम होता है। हो सकता है एक अदालत एक हिस्से पर कुछ कहे, दूसरी अदालत दूसरे हिस्से पर कुछ और कह दे। तो ये नियम इन सब दिक्कतों को रोकने की कोशिश करता है बेसिकली। ये तो समझ आता है, लॉजिकल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही झगड़े से वादी कई अलग अलग चीजें मांग सकता है, जिन्हें आप लोग कानूनी भाषा में राहत या रिलीफ कहते हैं, जैसे कब्जा भी चाहिए और हर्जाना भी। उस बारे में यह नियम क्या कहता है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। नियम का उपनियम 3 इसी बात पर आता है। वो कहता है कि अगर एक ही वाद कारण से वादी एक से ज्यादा राहतों का हकदार है तो उसे वो सारी राहतें उसी एक मुकदमे में मांग लेनी चाहिए। और अगर वो जानबूझकर कोई राहत छोड़ देता है और ऐसा करने के लिए अदालत से पहले इजाजत मतलब लीव ऑफ कोर्ट नहीं लेता, तो बाद में वो उस छोड़ी हुई राहत के लिए अलग से मुकदमा नहीं कर सकता। अच्छा, इसका कोई आम सा उदाहरण दे सकती है? जैसे वो किराए वाला उदाहरण हमारे स्रोत में था, वो काफी अच्छा लग रहा था। हाँ, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मान लीजिए आपने किसी को अपना घर दिया 12,000 रुपए सालाना किराए पर और किराएदार ने 3 साल का किराया नहीं दिया, मान लीजिए 1905, 1906 और 1907 का। अब आप 1908 में उस पर मुकदमा करते हैं, लेकिन सिर्फ 1906 के बकाया किराए के लिए। तो आदेश 2 नियम 2 के तहत आप बाद में 1905 या 1907 के किराए के लिए अलग से केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तीनों साल का बकाया किराया एक ही मूल वजह से जुड़ा है, यानी वो जो किराए का समझौता था, कॉन्ट्रैक्ट था। और जब आपने पहला मुकदमा किया तब ये सारा किराया बकाया था। आपको अपना पूरा दावा एक साथ रखना चाहिए था। ये किराए वाला उदाहरण काफी हद तक बात साफ करता है, लेकिन इसमें ये वाद कारण या कॉज ऑफ एक्शन शब्द बहुत अहम लग रहा है। ये बार बार आ रहा है। आम भाषा में से कैसे समझें? मतलब क्या हर छोटी बात एक नया वाद कारण बन जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वाद कारण इस पूरे नियम की बुनियाद है, आप कह सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वो सारे जरूरी तथ्य या घटनाएं हैं जिनका होना जरूरी है,
जिन्हें मिलाकर वादी को अदालत जाने और अपना हक मांगने का अधिकार मिलता है। ये वो कहानी है जिसे साबित करके वादी केस जीत सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाद कारण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको क्या चाहिए, यानी राहत क्या है, बल्कि ये है कि आप किस आधार पर मांग रहे हैं। वो आधार जरूरी है। जैसे मोहम्मद खलील बनाम महबूब अली जैसे मामलों में अदालतों ने भी यही कहा है। किराए वाले उदाहरण में भले ही किराया 3 अलग-अलग साल का था, लेकिन क्योंकि वो एक ही समझौते के तहत था और एक साथ बकाया था, उसे एक ही वाद कारण माना गया। इसी तरह अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से कई नुकसान हुए हैं, तो वो सब आम तौर पर एक ही वाद कारण का हिस्सा माने जाएंगे। ठीक है, तो एक ही झगड़े से जुड़े सारे दावे एक साथ, और अगर दावे का कोई हिस्सा छोड़ा तो वो गया। इसे ही शायद दावों को बांटना या स्प्लिटिंग क्लेम्स कहते हैं, जिस पर यह नियम रोक लगाता है। सही समझा मैंने? बिल्कुल। नियम 2 का उपनियम 2 इसी स्प्लिटिंग क्लेम्स को रोकता है। आप अपने एक दावे को सुविधाजनक टुकड़ों में बांटकर अलग-अलग मुकदमे नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ पहले टुकड़े पर ही दावा कर पाएंगे, बाकी के लिए आपका रास्ता बंद हो जाएगा बेसिकली। जैसे मान लीजिए किसी ने आपका 1 लाख रुपए का नुकसान किया और आप उस पर सिर्फ 60,000 के लिए मुकदमा करते हैं, जानबूझकर 40,000 छोड़ देते हैं, तो बाद में आप उस 40,000 के लिए अलग केस नहीं कर सकते। और राहतें छोड़ना, ओमिटिंग रिलीफ्स, ये दावों को बांटने जैसा ही है या इसमें कुछ फर्क है? ये जुड़ा हुआ है पर थोड़ा अलग है। देखिए, दावा बांटना मतलब आप अपने दावे की कुल रकम या मात्रा का एक हिस्सा छोड़ रहे हैं। 1 लाख रुपए में से 40,000 छोड़ दिए। राहत छोड़ना मतलब आप एक ही झगड़े यानी एक ही वाद कारण से उत्पन्न होने वाली अलग-अलग तरह की मांगों में से कोई एक या ज्यादा मांग छोड़ रहे हैं। जैसे किसी ने गैर कानूनी तौर पर आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब आपका वाद कारण तो एक ही है, गैर कानूनी कब्जा, लेकिन आप 2 राहतें मांग सकते हैं। पहला, जमीन का कब्जा वापस मिले, और दूसरा, जितने समय कब्जा रहा उसका हट जाना, जिसे हम मध्यवर्ती लाभ या मेसने प्रॉफिट्स कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो नियम 2 का उपनियम 3 कहता है कि आपको ये दोनों राहतें एक ही मुकदमे में मांगनी चाहिए। अगर आप सिर्फ कब्जे के लिए मुकदमा करते हैं और हर्जाना छोड़ देते हैं, तो बाद में आप सिर्फ हर्जाने के लिए अलग मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन? हाँ, एक लेकिन है। जब तक कि आपने पहली बार मुकदमा करते समय अदालत से ये हर्जाना छोड़ने की इजाजत ना ली हो। अच्छा, तो इजाजत लेने का विकल्प है, यानी अगर अदालत मान जाए तो बाद में केस किया जा सकता है। ये तो एक अहम पॉइंट लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। अगर वादी को लगता है कि वो अभी किसी दावे या राहत के लिए तैयार नहीं है या उसे बाद में लाना चाहता है, तो वो पहले मुकदमे के दौरान ही अदालत से उस हिस्से को छोड़ने या बाद में दावा करने की इजाजत मांग सकता है। अगर अदालत ये इजाजत दे देती है, तब आदेश 2 नियम 2 की रोक लागू नहीं होती और उस छोड़े गए हिस्से के लिए बाद में मुकदमा किया जा सकता है। 1 मिनट, तो ये इजाजत मतलब कोर्ट से परमिशन लेनी होगी? कब लेनी होगी? हाँ, कोर्ट से। और ध्यान रहे, ये इजाजत पहले मुकदमे में ही लेनी होगी। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि ओ, मैं तो इजाजत लेना भूल गया था। जैसे स्टेट ऑफ एमपी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में भी ऐसी ही स्थिति पर विचार हुआ था कि इजाजत पहले ली जानी चाहिए थी। ठीक है, तो नियम क्या है, क्यों है, वादा कारण क्या है, दावे और राहतें कैसे शामिल करनी है, और इजाजत का क्या महत्व है, ये सब समझ आया। अब सवाल उठता है कि ये नियम लागू कब होता है? मतलब अदालत कैसे तय करती है कि हाँ भाई, ये दूसरा मुकदमा वाकई पहले वाले के आधार पर ही है और इसे रोका जाना चाहिए? इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो स्रोत दस्तावेज हैं और अदालती फैसले हैं, उनके आधार पर मुख्य तौर पर 3 शर्तें देखनी होती हैं। पहला और सबसे जरूरी, वाद कारण एक ही होना चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। दोनों मुकदमों का मूल आधार, झगड़े की जड़ एक ही होनी चाहिए। तथ्य थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या वो उसी मूल घटना या समझौते से जुड़े हैं, ये देखना होता है। ठीक है। दूसरा, पहले मुकदमे का फैसला गुण दोष पर हुआ हो, डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, यानी पहला मुकदमा सिर्फ किसी तकनीकी कमी की वजह से खारिज ना हुआ हो, बल्कि उसमें सबूतों और दलीलों पर विचार करके फैसला दिया गया हो। अगर पहला केस शुरू में ही किसी तकनीकी नुक्ते पर खारिज हो गया, तो शायद ये नियम लागू ना हो। अच्छा। और तीसरा, दोनों मुकदमों में पक्षकार यानी पार्टीज
काफी हद तक वही हों या उनके हित समान हों। आमतौर पर वादी और प्रतिवादी वही होते हैं या उनके कानूनी प्रतिनिधि। ये शर्तें तो तार्किक लगती हैं। मान लीजिए मैं प्रतिवादी हूं और मुझे लगता है कि वादी ने मेरे खिलाफ दूसरा मुकदमा दायर किया है जो आदेश 2 नियम 2 के तहत नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसने दावा बांटा है। तो मुझे ये बात अदालत में साबित कैसे करनी होगी? सबूत कौन देगा? मुझ पर होगी जिम्मेदारी या वादी पर? नहीं, ये साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आप पर यानी प्रतिवादी पर होगी। आपको अपनी तरफ से ये आपत्ति उठानी होगी कि ये दूसरा मुकदमा चलने लायक नहीं है। और सबूत? और इसके लिए सबसे जरूरी सबूत क्या है? वो है पिछले मुकदमे के कागजात, खासकर वादी द्वारा दायर किया गया वाद पत्र यानी प्लेंट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुबख्श सिंह बनाम भूरा लाल जैसे कई मामलों में ये साफ किया है कि बिना पिछले मुकदमे के वादपत्र को रिकॉर्ड पर लाए आप ये आपत्ति उठा ही नहीं सकते। पिछले मुकदमे का वाद पत्र, प्लेंट, इतना जरूरी क्यों है? अरे क्योंकि उसी से तो अदालत तुलना करेगी। जज साहब देखेंगे कि पहले वाले वादपत्र में वादी ने क्या कहानी बताई थी, क्या मांगा था, और अब इस नए मुकदमे में क्या कह रहा है। क्या दोनों की जड़ एक ही है? क्या जो अब मांग रहा है वो पहले भी मांग सकता था और जानबूझकर छोड़ा? ये सब तय करने के लिए पिछला वादपत्र देखना अनिवार्य है। अगर प्रतिवादी उसे पेश नहीं करता तो अदालत इस आपत्ति पर विचार ही नहीं करेगी, भले ही बाकी बातें सही लग रही हों। ये वाकई एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। यानी सिर्फ कह देना काफी नहीं कि दावा बांटा गया है, सबूत देना होगा, और वो सबूत है पिछला वादपत्र। अच्छा, ये आपत्ति उठानी कब चाहिए? क्या मुकदमे के किसी भी स्टेज पर प्रतिवादी ये कह सकता है? अपील में कह सकता है? नहीं, इसके लिए भी नियम है। आदेश 2 का नियम 7 कहता है कि इस तरह की आपत्ति चाहे वो दावे छोड़ने की हो या गलत तरीके से जोड़ने की, जिसे मिसजॉइंडर कहते हैं, प्रतिवादी को जल्द से जल्द मौके पर उठानी चाहिए, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि जब मुकदमे में विवादक तय हो रहे हों, इश्यूज फ्रेम हो रहे हों, यानी जब ये तय हो रहा हो कि मुख्य झगड़े के बिंदु क्या है, उस समय या उससे पहले ये आपत्ति उठा देनी चाहिए। और अगर नहीं उठाई तो? अगर आप समय पर आपत्ति नहीं उठाते तो आम तौर पर माना जाता है कि आपने इस आपत्ति के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, यानी उसे वेव कर दिया है। फिर आप बाद में अपील वगैरह में अचानक ये मुद्दा नहीं उठा सकते। अच्छा। हाँ, बस एक शर्त है कि जब तक के मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन या केस के मूल गुण दोष यानी मेरिट से न जुड़ा हो, जैसा कि धारा 99 और 99A में कहा गया है। लेकिन सामान्य नियम है, आपत्ति जल्दी उठाओ। इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द मैंने सुना था, बहुविधता या मल्टीफेरियसनेस। क्या ये भी इसी नियम का हिस्सा है या कुछ अलग है? ये आदेश 2 नियम 2 से थोड़ा अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ जरूर है, क्योंकि ये भी मुकदमे की बनावट, फ्रेम ऑफ सूट से संबंधित है, और इस पर भी आपत्ति जल्दी उठानी होती है नियम 7 के अनुसार। बहुविधता तब होती है जब एक ही मुकदमे में कई अलग अलग किस्म के वाद कारण या ऐसे कई प्रतिवादी जोड़ लिए जाते हैं जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। मतलब एक ही केस में खिचड़ी पका दी जाती है अलग अलग झगड़ों की। अच्छा। तो आदेश 2 नियम 2 जहां एक ही वाद कारण को बांटने से रोकता है, वहीं बहुविधता एक ही मुकदमे में असंबंधित चीजों को जोड़ने से संबंधित है। मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन एंड पार्टीज। समझ गया। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये आदेश 2 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के बड़े सिस्टम में कहां फिट होता है? इसका ओवरऑल रोल क्या है? देखिए, आदेश 2 का शीर्षक ही है वाद की विरचना यानी फ्रेम ऑफ सूट। ये पूरा आदेश इसी बारे में है कि मुकदमा कैसे बनाया जाना चाहिए, उसका ढांचा क्या हो। नियम 2 इसका एक बहुत अहम हिस्सा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया व्यवस्थित रहे और उसका दुरुपयोग न हो। इसका मुख्य लक्ष्य है मुकदमों की भरमार को रोकना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना। ये कुछ हद तक रेस जुडिकेटा यानी धारा 11 के सिद्धांत जैसा है, जो कहता है कि अगर किसी मामले पर अंतिम फैसला आ चुका है तो उसी मामले पर उन्हीं पक्षकारों के बीच दोबारा केस नहीं हो सकता। ये सारे नियम मिलकर कोशिश करते हैं कि न्याय प्रक्रिया साफ सुथरी रहे, कुशल हो और एक अंतिम निर्णय पर पहुंचे। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो आदेश 2 नियम 2 का सार ये है कि भाई एक वाद कारण से जुड़े अपने सारे दावे और सारी राहतें एक ही मुकदमे में मांग लो।
जानबूझकर छोड़ोगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। जब तक कि अदालत से पहले इजाजत न ली हो। हाँ, वो इजाजत वाली बात जरूरी है। और यहाँ वाद कारण एक है या नहीं, ये पहचानना सबसे अहम है। बिल्कुल। और प्रतिवादी के लिए सबसे जरूरी सबक ये है कि अगर उसे इस नियम का फायदा उठाना है तो आपत्ति जल्दी उठानी होगी और पिछले मुकदमे का वाद पत्र सबूत के तौर पर पेश करना होगा। ये नियम सिर्फ प्रतिवादी को बार बार की परेशानी से नहीं बचाता, बल्कि ये पूरी न्याय व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने में मदद करता है। ये वादी को भी एक तरह से मजबूर करता है कि वो अपना केस शुरू करने से पहले ठीक से सोचे और अपनी पूरी बात एक साथ रखे। निश्चित रूप से ये जानकारी वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए ही काम की है। वादी को सावधानी से अपना दावा तैयार करना होगा और प्रतिवादी को अपने बचाव के हथियार पता होने चाहिए। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये नियम जो काफी सख्त लगता है कभी-कभी अन्यायपूर्ण भी हो सकता है? सोचिए, अगर कोई वादी सचमुच अनजाने में बिना किसी गलत इरादे के कोई दावा या राहत शामिल करना भूल जाए, क्या तब भी उसे बाद में मौका नहीं मिलना चाहिए? और वो जो अदालत की इजाजत वाला रास्ता है, वो इस सख्ती और इंसाफ के बीच कितना अच्छा संतुलन बना पाता है? क्या ये इजाजत आसानी से मिलती है या ये भी एक मुश्किल प्रक्रिया है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।